अस्सलाम वालेकुम। आज गैप सही के प्लेटफॉर्म से हमारा 24वां सेशन है और आज के हमारे सेशन का टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट ट्रांसजेनिक मेज़ स्ट्रेटजीज़ चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमारे स्पीकर जो हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़ुहाब आसिफ, जो कि एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर रहे हैं फोडर रिसर्च सब स्टेशन अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आपको जैसा कि पता है कि गैपसाई पे हमारी एक डेटा एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, साइंटिफिक राइटिंग की सीरीज़ चल रही है और इसके साथ साथ हमारी क्रॉप की सीरीज़ चल रही है। तो इससे पहले हमारा मेज़ के ऊपर कोई सेशन नहीं हुआ और मेज़ के हवाले से जो मुझे सबसे एक्सपर्ट बंदा नज़र आया वो डॉक्टर ज़ुहाब आसिफ ही थे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अभी मैं आपका बिना टाइम ज़ाया किए जो है माइक डॉक्टर ज़ुहाब आसिफ के हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। जी डॉक्टर साहब। Assalamu alaikum. Good afternoon. First of all, I would like to sincerely thank to Dr. Numan Khalik and his platform, that is Global Association of Plant Scientists, for providing me with this valuable opportunity to deliver my lecture to such a distinguished scientific community. Basically, it is truly an appreciate the excellent work that GAPSI is doing in promoting scientific knowledge dissemination and creating platforms where experts, researchers, young scholars and scientists can come together to share their ideas, research experience and innovations. Such initiatives play an important role in strengthening scientific collaboration and inspiring the next generation of researchers. So it is an honor for me to be part of this event, and I am grateful for the opportunity to share my work with you all today. So today I will be discussing development of climate resilient transgenic maize, strategies, challenges and future perspectives. I am working as a scientific officer for the research substation Ari Faisalabad. So basically I have done this work on development of climate resilient transgenic maize, and a part of this work has been done at Four Brothers Group, Pakistan and FC College. So moving towards the lecture, so here is the presentation contents. So before going into detail, I will first go with the first title of the first you can say the title of this presentation is the overview of major agricultural crops. So टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा एक ओवरव्यू हो जाए कि पाकिस्तान की मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं कौन सी। उसमें पहली बात यह है कि हमारा जो टोटल एरिया अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 79.61 मिलियन हेक्टेयर्स है, और उसमें अगर हम स्पेसिफिकली क्रॉप एरिया की बात करें तो वो 24.59 है। इसी तरह अगर हम अपने मेजर क्रॉप्स की बात करें, अब मेजर क्रॉप्स मैं इस सेंस में कह रहा हूँ जो कि एरिया कवर कर रही हैं। वीट जो है वो हमारी सबसे जो है वो टॉप पे है, जो कि हमारे 37% एरिया पे लगती है। इसी तरह हमारा राइस है जो तो हमारा तकरीबन 16% एरिया पे लगता है, और ऑयल सीड क्रॉप तीसरे नंबर पे आती हैं। ये रैंकिंग बेसिकली कितना एरिया कोई क्रॉप कवर कर रही है उसके अकॉर्डिंग है। इसी तरह हमारी कॉटन है, फिर फॉडर्स हैं। मेज़ जो है हमारी छठे नंबर पे आती है जो तकरीबन को 6% एरिया कवर करती है, और फिर हमारी जो है वो शुगर केन क्रॉप्स होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसमें जो सबसे पहला जो है उसमें पॉइंट ये है कि जो हमारी यील्ड लॉसेस आते हैं ड्यू टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। हम एबायोटिक स्ट्रेसेस की बात करते हैं। अब इसमें हीट भी आती है, इसमें ड्राउट भी है, इसमें आपके जो अनइवन रेनफॉल पैटर्न है वो भी इसी में आ जाता है। तो अगर हम लिटरेचर में देखें तो लिटरेचर में एक जो हमें रेंज दी हुई है, मतलब अगर हम ड्राउट स्ट्रेस की बात करें तो वो वीट में तक अप टू 57% तक यील्ड लॉस काज करता है, और इसी तरह अगर हम हीट स्ट्रेस की बात करें तो वो 31% तक जो है ना वो यील्ड लॉस काज करते हैं। अब हम मेज़ की अगर स्पेसिफिकली बात करें, इसमें जो दो मेजर स्ट्रेसेस हैं हीट और ड्राउट, तो वो तकरीबन 62 से लेके 87% तक यील्ड लॉसेस काज करते हैं। अच्छा, एक हम वर्ड बड़ा सुनते हैं क्लाइमेट चेंज। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आज से कोई 5-6 साल पहले तक तो हम ये कहते थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम करंटली बात करें तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट अब हमारे सामने आना शुरू हो गए। अगर हम पिछले साल की बात करें 2024-25 की, तो हमारी हिस्ट्री में जो है 75-76 ईयर्स, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमारी
जो पांचों मेजर क्रॉप्स हैं जिसमें कॉटन है, मेज़ है, शुगर केन, राइस, वीट, सब की यील्ड रिडक्शन हुई है। और उसमें पहले नंबर पे हमारा वो कॉटन है जिसकी 31% तक यील्ड लॉस चला गया 2023-24 में, और 24-25 में अगर देखें एक साल के अंदर अंदर। और अगर हम दूसरे नंबर पे देखें वो हमारे पास आती है मेज़ में तकरीबन हमारा 16% जो है वो एक साल के अंदर लॉस आया। इसी तरह हमारी शुगर केन की रिडक्शन आई, वीट की रिडक्शन आई। सो अब क्लाइमेट चेंज, वो जो हम एक वर्ड पढ़ते थे कि इन फ्यूचर ये लॉस आएगा, अब वो काम जो है वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गया। तो अब अगर हम स्पेसिफ़िकली कॉर्न की बात करें तो ये मैप बेसिकली शो कर रहा है कि कॉर्न हमारी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे लगती है। तकरीबन 85% तक एरिया जो है वो पंजाब में कवर है, पंजाब कवर करता है। उसके अलावा तकरीबन कोई अप टू 14-50% तक KPK में, और तकरीबन बलूचिस्तान और सिंध दोनों में जो है ना वो तकरीबन 1% तक एरिया लगता है। और ये कौन कौन से मतलब एरियाज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में, प्रोविंस में, वो सारा ये ग्राफ उसको जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें और मेज़ की ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें। अच्छा, मेज़ जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस होती है वो मेज़ है इस टाइम। इसकी अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, ये 1.2 to 1.3 बिलियन टन्स एनुअली प्रोड्यूस होती है। और जो तकरीबन 60% जो टोटल मेज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारी एनिमल फीड में यूज़ होती है। और एक और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये तकरीबन मोर देन 180 कंट्रीज़ में दुनिया में ये मेज़ लगती है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हीट स्ट्रेस की, अगर 1 से 2 टेम्परेचर सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे तकरीबन 20 से 40% तक जो है वो यील्ड लॉस हो जाती है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट मेज़ ही क्यों चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेज़ इज़ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोड्यूस सीरियल क्रॉप एंड इट इज़ क्रिटिकल फूड सिक्योरिटी पिलर। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, उसमें अब हमारे पास डेट इंक्लूड्स इरेक्ट रेनफॉल, हीट वेव्स एंड पैथोजेंस, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू मेज़ प्रोडक्टिविटी। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की बात करें, ऑल्दो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग बड़ा अच्छा काम कर रही है और अब तक जो है ना उसने हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन उसको जो है वो सहारा दिया। लेकिन अब जिस तरह क्लाइमेट चेंज रैपिडली एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह हमारे पास नई डिजीज़ और नए जो हैं पैथोजेंस और नए जो है वो स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो हमें न्यू जो है अप्रोचेस की तरफ जाना पड़ेगा। उसमें एक जो है हमारे पास, अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक अप्रोचेस की, दे बेसिकली ऑफर्स अस टारगेटेड रैपिड सोल्यूशन टू इंट्रोड्यूस स्ट्रेस टॉलरेंट ट्रेड्स। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में बात करें कि ट्रांसजेनिक्स के बाद नेक्स्ट क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कंबाइनिंग जीनोमिक्स, क्रिस्पर एंड सिस जेनिक्स ओपन न्यू फ्रंटियर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रेजिलिएंट मेज़ वैराइटीज़। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्लाइमेट चेंज की, अब उसमें 4 चीज़ें हैं जो जिनको हम एबायोटिक स्ट्रेसेस कहते हैं। उनमें से भी जो टॉप मोस्ट उसमें ड्राउट और हीट स्ट्रेस है। अब ड्राउट या हीट स्ट्रेस से होता क्या है, सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो एंथीसिस सिल्किंग इंटरवल है ASI, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेट है मेज़ के अंदर, वो बढ़ जाता है। उसमें ये होता है कि आपका जो है वो मेल पार्ट, जो आपके जो पोलन्स हैं वो पहले जो है वो वाइबल हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो फीमेल है, आपकी जो छली है वो बाद में निकलती हैं। तो उससे ये होता है कि आपका डिस्टेंस आइडियली आपका 2 से 3 दिन ASI का डिफरेंस अगर हो तो आपकी जो जितने हाइब्रिड्स हैं उसके अंदर 1 से 2 से 3 दिन का डिफरेंस आता है। उससे ये होता है कि आपकी यूनिफॉर्म जो है वो मेल और फीमेल इमरजेंस होती है, उससे आपका जो सीड प्रोडक्शन है वो होती है। लेकिन ड्राउट से ये होता है कि आपके मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका मेल पार्ट जो है वो पहले इमर्ज हो जाता है और फीमेल जो है वो एक तकरीबन उसमें गैप ज़्यादा आ जाता है, मतलब 7-8 दिन, इवन 10 दिन तक बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो उससे ये क्या होगा कि आपकी जो मेल पार्ट्स हैं वो पहले इरप्ट हो जाएंगे, और जब आपकी फीमेल मतलब निकलेंगी, आपकी जो छलियाँ निकलेंगी, उनके जब वो हेयर्स निकलते हैं उनके लिए हमें पोलन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, जिससे हमारे यील्ड लॉसेस हो जाएंगे और सीड फॉर्मेशन नहीं होगी। और ड्राउट की वजह से तकरीबन 50 to 90% जो है ना इन स्वेयर केसेस इसका जो है वो लॉस होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो तकरीबन मोर देन 40% जो है मेज़ ग्रोइंग रीजन्स जो है वो ड्राउट स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास है कॉमनवेल्थ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने प्रोजेक्ट ये किया है कि 2050 तक हमारा जो एरिड जोन या जो हमारा ड्राउट प्रोन एरिया वो बढ़ जाएगा।
अगर हम हीट स्ट्रेस की बात करें तो उसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 18 से 33, लेकिन ये अब हमारे पास इस तरह की वैरायटीज़ हैं कि जो कि 35 36 तक भी चली जाती हैं। और अगर हम पोलन वायबिलिटी की बात करें, अबव 36 इसकी जो पोलन वायबिलिटी वो रैपिडली रिड्यूस होती है। और सेकंड चीज़ आ जाती है नाइट टेम्परेचर, जितना मतलब नाइट टेम्परेचर भी जो है ना सीड फॉर्मेशन को जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। और अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें, अगर हम 1800 और 2026 की बात करें तो तब और अब जो है ना वो ओवरऑल वर्ल्ड का टेम्परेचर 1.5% ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है। फिर हमारे पास वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग आती है। क्लाइमेट चेंज ने एक और काम किया कि इसकी वजह से जो है ना वो फ्लडिंग इवेंट्स जो है ना वो 134 टाइम्स बढ़ गए सिंस 1980। फिर आ जाते हैं पेस्ट और पैथोजेंस। अब इसमें भी ये हुआ है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि आपकी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन और ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है ना वो बढ़ गया। अगर हम स्पेसिफिकली एक इंसेक्ट की बात करें, डेट इज़ फॉल आर्मीवर्म, वो इस टाइम जो है वो वर्ल्ड के 6 कॉन्टिनेंट्स में ऑलरेडी जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा कि फॉल आर्मीवर्म की वो आता है और मतलब आपकी सारी की सारी जो है ना वो फसल जो है ना वो उसको तबाह कर देता है। फिर इसके अलावा एक मेजर है मेज लीथल नेक्रोसिस है। इस तरह बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज के ही सारे इफ़ेक्ट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसमें हम ट्रांसजेनिक स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। अच्छा, पहली चीज़ है उसमें जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने होस्ट प्लांट के अंदर एक जो है ना वो एंटर करना है। ये सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके डिफरेंट मेथड हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं और ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट के अंदर जो है ना इंसर्ट करता है। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास पार्टिकल या बायोलिस्टिक मेथड। इसमें हम जीन गन यूज़ करते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर अपना हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो रैप करते हैं और वो प्लांट के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर आ जाता है प्रोटोप्लास्ट इलेक्ट्रोपोरेशन है। फिर आ जाता है फ्लोरल डिप मेथड। अच्छा, ये फ्लोरल डिप मेथड जो है वो नॉर्मली अरेबिडोप्सिस के लिए यूज़ होता है, मेज़ में अभी लिमिटेड सक्सेस है, या नैनो पार्टिकल्स। सो बेसिकली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेज़ के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रोबैक्टीरियम और बायोलिस्टिक ही यूज़ होता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जीन एडिटिंग टूल्स। अच्छा, जीन एडिटिंग टूल्स में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमने कोई जीन को नॉकआउट या नॉक इन करना है उसके लिए हम CRISPR-Cas9 यूज़ करेंगे। अगर हमने क्या करना है एट अ टाइम हमने मल्टीपल जीन्स को एडिट करना है जिसको हम मल्टीप्लेक्स एडिटिंग कहते हैं, उसके लिए हम CRISPR-Cas12 यूज़ करेंगे। और अगर हमने कोई बेस एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हम डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, फिर हम इसी तरह प्राइम एडिटिंग कर सकते हैं, टैलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक जो थर्ड चीज़ है वो है जीन सोर्स। अब उसमें भी अब हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब हम जो है वो फॉरेन स्पीशीज़ से जीन ले सकते हैं। अब आपने बीटी कॉटन का सुना होगा, वो जो बीटी कॉटन का जीन है वो भी जो है बैक्टीरिया से लिया हुआ। इसी तरह हम बीटी मेज़ की बात करें तो जो बीटी है वो बैसिलस thuringiensis से बैक्टीरिया से जीन लेते हैं, तो ये हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टडी में मैंने अपना एक IPT जीन भी यूज़ किया, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। और वो IPT जीन बेसिकली हमारा है जिसको कहते हैं जी एग्रोबैक्टीरियम से ही है। इसी तरह हमने सिस जीन की बात की है। सिस जीन जो है वो आपकी कंपेटिबल स्पीशीज़ से ले लेते हैं। लाइक सीरियल है तो किसी और सीरियल से ले लो, जैसा कि आप सोरगम से जीन को ले सकते हो। तो सोरगम से भी एक जीन हमने यूज़ किया स्टडी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका इंट्राजेनिक है, आप मेज से कुछ इस तरह ले सकते हो। फिर RNAi बेस्ड सप्रेशन है। और अब तो आप के पास आप सीक्वेंस देखो और आप उसको सिंथेसाइज करवा लो। अब ये हमारा जो है ना वो एक पाइपलाइन है कि अगर आपने ट्रांसजेनिक्स करना है, ट्रांसजेनिक्स का काम करना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने जीन आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने एक कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन करना है, फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन या रीजनरेशन वो उसका जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, फिर उसकी मोलेकुलर करैक्टराइजेशन है वो आप सिंपल PCR के थ्रू करते हो, QPT या PCR के थ्रू करते हो, या आप RT-PCR के थ्रू QRT-PCR के थ्रू करते हो। फिर आप उसमें सदरन और नदरन ब्लॉटिंग भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने कॉपी नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हम उसकी ग्रीन इवेलुएशन करते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, फीड ट्रायल्स और फिर हमारी कमर्शियल है। अच्छा, ये हर स्टेप जो है ना वो इटसेल्फ एक कंप्लीट साइंस है। अच्छा, अब हमारे पास एक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है कि GM अप्रूवल प्रोसेस इन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो GM अप्रूवल प्रोसेस है ना वो 3 टायर सिस्टम है। उसमें पहला है आपका IBC,
आईबीसी सिस्टम। आईबीसी बेसिकली क्या है, ये हमारी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है। मतलब मैं या आप लोग अपनी लैब के अंदर कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी लैब या यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एक इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी बनाई है। वो आपकी क्या करेगी, रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को कि आप कौन सा जीन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा प्रमोटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो जीन आप यूज़ कर रहे हैं क्या उसकी जो है बायोसेफ्टी स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर नहीं तो आप उसकी, अगर आपको नया जीन है तो उसके लिए आपको बायोसेफ्टी स्टडीज़ कौन सी करनी है। अब उसमें 3 प्रोसेस हैं, या तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, अगर इनकम्प्लीट है तो आप उसको रिकन्सिडर करके दोबारा से सबमिट करवाओगे, या वो रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस आ जाता है, वो है टेक इज़ बेसिकली टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। अच्छा, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ये आईबीसी के बाद आती है, और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को आपका जो है डीजी ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वो हेड करता है। वो आप क्या क्या करते हैं, एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। अगर आपका मतलब आईबीसी के बाद अप्रूवल हो गई, आपका प्रोडक्ट आ गया, फिर आप टेक में ले जाते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट होती है। अच्छा, अगर तो आपका वो प्रोसेस अब जो है ओके हो गया, असेसमेंट रिपोर्ट आपकी ओके है, तो फिर आप एनबीसी की तरफ चले जाओगे, अदरवाइज़ आप उसको जो है ना रिवाइज़ करोगे। अब एनबीसी क्या है, एनबीसी बेसिकली नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी है। अब इसको जो है वो हमारा जो है वो डीजी जो है, सॉरी, इसमें आपको जो हेड कर रहा होता है वो आपका जो है मिनिस्टर जो है ना वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का, वो इसको जो है ना वो लीड करता है। सॉरी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो एनबीसी को लीड करता है। सो ये हमारी लास्ट स्टेप अप्रूवल है। इसमें आप क्या करते हो, एनबीसी के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो गई है तो फिर वो एनबीसी आपको जो है ना फील्ड ट्रायल की या मल्टी फील्ड लोकेशनल फील्ड ट्रायल की लोकेशन जो है ना वो अप्रूवल दे देती है। जब आपका प्रोडक्ट है फील्ड ट्रायल और मल्टी लोकेशनल फील्ड ट्रायल में ओके हो जाता है, मतलब आप स्टैंडर्ड से क्रॉस कर जाता है, फिर आप उसको सीड काउंसिल में ले जाते हो। जिस तरह हमारे पंजाब में है वो पंजाब सीड काउंसिल है, सिंध में वो सिंध सीड काउंसिल है। ये आपकी जो है प्रोविंशियल लेवल पे सीड काउंसिल होती हैं, तो आप उनको वहाँ पे ले जाते हो। वहाँ पे अगर आपकी वैरायटी अप्रूव हो गई है तो फिर आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारा जीएमओ अप्रूवल प्रोसेस है जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे थे पाकिस्तान का जो जीएमओ अप्रूवल प्रोसेस है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम स्पेसिफिकली चलते हैं, जो हमारी ये साइंटिफिक स्टडी है जो हमने की हुई है, उसमें यह है कि एड्रेसिंग हीट स्ट्रेस इन मेज़। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक हीट टॉलरेंट मेज़। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इनिशियली सिंगल और डबल जीन कंस्ट्रक्ट बनाएंगे। उसमें ये 3 जीन है, MYB55, स्पर्मिन और आईपीटी जीन। इनकी एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, और फिर हमने स्क्रीनिंग की ट्रांसजेनिक्स प्लांट्स की, और फिर उनकी जो ट्रांसजेनिक्स की उनकी एवेलुएशन की। अच्छा, अब हम आगे जो जीन्स हमने सेलेक्ट की है। अच्छा, पहला जीन है हमारा आईपीटी। आईपीटी बेसिकली आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफेरेज जीन है। जिस तरह पहले बात हुई कि हम जीन का सोर्स क्या होता है, इस जीन का सोर्स ये एग्रोबैक्टीरियम से लिया हुआ जीन है। ये आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफेरेज पाथवे, आईपीटी जो है साइटोकाइनिन जो है डेवलपमेंट उसके पाथवे में इन्वॉल्व होता है। और ये काम क्या करता है, ये प्लांट के स्टे ग्रीन ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितनी साइटोकाइनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी प्लांट, उतना जो है वो उस पर स्टे ग्रीन ट्रेड ज़्यादा होगा, और ये ट्रेड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर हमने ड्राउट के लिए और हीट के लिए अगर वो प्लांट हमने ट्रांसजेनिक बनाना है। दूसरा हमारे पास जीन वो जो हमने इस स्टडी में यूज़ किया वो स्पर्मिन सेंथेस जीन है। अच्छा, ये जीन जो है हमने सोरगम से लिया, और ये जीन इन्वॉल्व होता है बेसिकली स्पर्मिन के सिंथेसिस में। और स्पर्मिन जो है वो एक पॉलीअमाइन है जो कि बेसिकली कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को अदर जीन्स के, लाइक HSP101, HSP90, HSP70 और HSP17.6। अब तीसरी चीज़ पे हमारे पास आ जाती है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर MYB55। अच्छा, ऊपर हमने 2 जीन यूज़ किए, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है जीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बेसिकली कंट्रोल करता है आपकी जो एक्सप्रेशन है मल्टीपल जीन्स को। इसलिए अगर हम कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ही हम उसको रेगुलेट कर लें तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह ये MYB55 है, ये जो आगे जीन्स हैं OS, GS1, GAT1 और GAT3 जीन्स, उनको क्या करता है, उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो जब हम एट अ टाइम डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ये 3 जीन्स जो है ना, इनकी अकोमोलेशन से क्या होगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना प्लांट के अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जिस प्लांट के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस कर रहा होगा उसके अंदर जो है वो रेजिलियंस ज़्यादा आ जाएगी।
अच्छा, इसमें हमने जो कंपोजिशन है, ये हमारे पास जीन की कंपोजिशन है। हम बनाते हैं जब भी जीन को ट्रांसफॉर्म करना होता है, जीन की ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमने कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट बेसिकली अगर हम आईपीटी जीन की बात करें, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, उसके अंदर हम 3 पार्ट होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्ट के। एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके एक्सप्रेशन के लिए, मतलब उसकी हर जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता है, उसके एक्सप्रेशन के लिए हमें एक प्रमोटर चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं आरडी। मतलब इस आईपीटी जीन के अंदर हमने RD29A प्रमोटर यूज़ किया। अच्छा, प्रमोटर के बाद एक पार्ट होता है जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। हाँ, हर जीन के एक्सप्रेशन के स्टार्ट के लिए प्रमोटर, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं। तो जो इस स्टडी में हमने जीन यूज़ किए आईपीटी जीन, उसके लिए आईपीटी के लिए हमने RD29A प्रमोटर, नोज टर्मिनेटर यूज़ किया। स्पर्मीन के लिए भी RD29A प्रमोटर यूज़ किया, लेकिन जो MYB55 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था उसके एक्सप्रेशन के लिए हमने 2X35S प्रमोटर यूज़ किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया, वो है प्रमोटर की टाइप्स। अब प्रमोटर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होते हैं हमारे स्ट्रेस इंड्यूसिबल प्रमोटर और कुछ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर होते हैं। स्ट्रेस इंड्यूसिबल प्रमोटर जिस तरह उनका नाम शो कर रहा है कि ये जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे जब प्लांट के ऊपर वो स्ट्रेस आएगी। मतलब अगर हमने ये जीन यूज़ किया है, ये जो प्रमोटर है ये अंडर हीट और ड्राउट स्ट्रेस जो है ना वो एक्टिव होता है। प्लांट के अंदर हीट या ड्राउट स्ट्रेस आई तो उसने क्या किया, ये प्लांट को एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर है वो ये करते हैं कि आपको आपके जीन का एक्सप्रेशन जो है ना वो एवरी टाइम वो अंडर नॉर्मल कंडीशन भी वो चलाते रहते हैं। अच्छा, अब आगे हम रिज़ल्ट्स की तरफ। अब हमने जो सबसे पहला काम होता है, मैंने बताया जीन जो है इंटरेस्ट, उसको हमने क्या करना होता है, एक क्लोनिंग करनी होती है। क्लोन करके हम उसको एक स्पेसिफिक वेक्टर के अंदर लेके जाते हैं। अब वो जो सारा क्लोनिंग प्रोसेस है वो मैंने ये बताया, जो आपने कंस्ट्रक्ट बनाया उसकी वैलिडेशन है। हमने क्या किया, अगर हम चलें पहली एग्जांपल देखते हैं, वैलिडेशन ऑफ आईपीटी जीन कंस्ट्रक्ट। ये एक जीन कंस्ट्रक्ट है जो कि हमने एक वेक्टर के अंदर बनाया। ये नीचे वेक्टर की पिक्चर दी हुई है। अच्छा, इस वेक्टर, ये वेक्टर है जो हमने, वेक्टर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप मोनोकाट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो और प्रमोट वेक्टर होगा, अगर आप डाइकाट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो और वेक्टर होगा। मेज चूँकि मोनोकाट है, इसके लिए हमने इस स्टडी में PSP219 वेक्टर यूज़ किया और इसके अंदर हमने अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ये पूरा कंस्ट्रक्ट क्लोन किया और हमने कंफर्म किया कि आया जो हमने जीन अपना कंस्ट्रक्ट क्लोन किया है वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है। तो हमने क्या किया, ASC1 और ये PAC1, ये बेसिकली हमारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। इसके अंदर आप देखें ना, ये आपको नंबर ऑफ़ जो है रिस्ट्रिक्शन साइट्स नज़र आ रही हैं। तो इनके साथ हमने डाइजेस्ट किया तो ये हमें एक्सप्रेशन शो, मतलब ये हमारा 1.8 KB का फ्रेगमेंट निकला। अच्छा, पहला काम होता है हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से करते हैं, फिर हम इसको PCR बेस्ड इनकी क्लोनिंग जो है वो सीक्वेंसिंग वो PCR बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एम्पलीफिकेशन करके कंफर्म करते हैं कि आया हमने जो जीन इंसर्ट किया है ये वही वाला है, और फिर हम उसके बाद इसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं। तो जो मैंने 3 कंस्ट्रक्ट बताए, एक आईपीटी जीन था, एक MRB55 था और SPSM, और ये उनका वेक्टर है। इसी तरह जो हमने डबल जीन कंस्ट्रक्ट बनाए उनकी ये हमारे पास पिक्चर्स हैं। ये हमारी कंफर्मेशन के स्टेप है कि हम बता रहे हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो ठीक बना है। उसके बाद हमने इसकी सीक्वेंसिंग की और फिर हमारा वंस कंस्ट्रक्ट बन गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने ये कंस्ट्रक्ट जो वेक्टर है इसको हम ले जाएंगे एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम की स्ट्रेन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ गया टिश्यू कल्चर का काम। हमने अपना कंस्ट्रक्ट बना लिया, वेक्टर जो है वो उसको हमने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम की भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं। इस स्टडी के अंदर हमने AGL1 यूज़ किया क्योंकि मेज़ एक मोनोकाट है और मोनोकाट के लिए AGL1 स्ट्रेन यूज़ होता है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो टिश्यू कल्चर के हैं। हमने किस तरह एम्ब्रियो एक्साइज किया, उसके बाद हमने कैलस फॉर्मेशन की, उसको हमने इन्फेक्शन दिया, उसके बाद हमने उसको शूटिंग मीडिया पे, रूटिंग मीडिया पे, उसके बाद हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में करते हुए फाइनली हमें सीड मिल गए। अच्छा, अब क्या होता है, ये स्क्रीनिंग का डाटा दिया हुआ है। अच्छा, इस स्टडी के अंदर हमने तकरीबन कोई 7,500 जो है ना वो एम्ब्रियो एक्साइज की और उनकी हमने इन्फेक्शन दिया, और अल्टीमेटली हमें को 31 प्लांट इस तरह के मिले जिनके अंदर हमारा जो हमारे PCR पॉजिटिव थे। PCR पॉजिटिव मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर हमारा जीन था। उसके बाद हमने जब देखा तो ये तकरीबन हमें कुछ 16 प्लांट इस तरह के मिले जिन्होंने सीड भी आगे प्रोड्यूस किए। तो बेसिकली ये वो प्लांट हैं
जो हमारे काम के प्लांट हैं, मतलब जिनकी हमें ट्रांसजेनिक्स के आगे सीड मिलेंगे, उनको हम आगे लेके जा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ये लेंथी प्रोसेस है कि हमने कुछ 7,500 एम्ब्रियोज़ को एक्साइज किया, डिफरेंट स्टेप टिश्यू कल्चर से गुजरते गुजरते एंड पे हमें कुछ 16 प्लांट्स मिले। अच्छा, इन प्लांट्स को आगे हमने क्या किया, फिर PCR बेस इनकी जो है ना कन्फर्मेशन होती है। अच्छा, आगे ये एक वर्ड यूज़ किया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होती है बेसिकली किसी भी जो आप जीनोटाइप यूज़ कर रहे हो, ये जीनोटाइप डिपेंडेंट होती है। मतलब आपकी हर जीनोटाइप वो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ नहीं हो सकती। मेज़ के अंदर भी ये केस है। आपने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू करना होता है तो आप ये करते हो कि पहले आप जो एग्जिस्टिंग जीनोटाइप्स हैं उनकी सब को आप टिश्यू कल्चर के ऊपर लेके जाते हो। आप देखते हो कि किस जीनोटाइप का रिस्पॉन्स टिश्यू कल्चर में अच्छा आ रहा है। हमने भी स्टडी के लिए हमने मल्टीपल जो है ना वो जीनोटाइप्स को जो है ना वो इनिशियली चूज़ किया, टिश्यू कल्चर करवाया। उसके बाद हमें 2 जीनोटाइप्स मिली जिनका रिस्पॉन्स अच्छा था। एक है FB 1636, ये एक इनब्रेड लाइन है, और एक मलका 2016, ये एक सिंथेटिक वैरायटी है। तो इसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की और ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी आप देख लें 0.28 से 0.41 ये FB 1636 की थी, और जो सिंथेटिक वैरायटी है 0.21 से 0.31 ये सिंथेटिक वैरायटी की थी। इनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है। अच्छा, आगे ये हमारे हैं PCR के रिज़ल्ट्स। ये जो T0 ट्रांसजेनिक प्लांट्स थे, इनको हमने क्या किया, DNA एक्सट्रैक्ट किया और हमने इनका PCR किया। PCR से हमें कंफर्म हुआ कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारे के सारे रिज़ल्ट्स हैं हमारे T0 प्लांट्स के। ये पीछे मैंने आपको ये जो दिखाए, जो टिश्यू कल्चर से डायरेक्ट प्लांट आते हैं, पहली जो स्टेज है उसको हम T0 कहते हैं। अच्छा, ये T0 के हैं। T0 के बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, वही T0 प्लांट्स जब वो बड़े हो, उन्होंने जो सीड दी है वो T1 सीड आ गए। इन सीड्स को हमने आगे फर्दर लगाया, उससे हमारी T1 जनरेशन आई, उसको भी हमने PCR से कंफर्म किया और ये उनके रिज़ल्ट्स हैं। और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग है, ये 2 डिफरेंट प्लांट्स, मतलब एक IPT इवेंट्स हैं, उसके जो पौधे हैं डिफरेंट, उनकी हमने स्क्रीनिंग की, और ये MIB 55 इनकी स्क्रीनिंग की। तो ये बेसिकली हमें शो कर रहा है कि आपने T1 पे जाके भी उनकी स्क्रीनिंग की। इसी तरह फिर हम उनकी क्या करते हैं, PCR बेस पे T2 जनरेशन पे भी हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो जीन तो हमारा जाके जीनोम के अंदर लग जाता है। जब हम DNA लेते हैं तो DNA से हमें PCR आ गया। अब अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम भी आगे 2 तरह के जो होते हैं, वो आपके क्रोमोसोम कह रहे हैं, क्रोमाटिन मटीरियल जो आपका ना वो कुछ हेट्रोक्रोमाटिन होता है और कुछ यूक्रोमाटिन होता है। कुछ ऐसा है जो कि एक्सप्रेस कर रहा होता है और कुछ नॉन एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब हमारा जो जीन लगता है वो तो रैंडम प्रोसेस है, वो क्रोमाटिन में भी लग सकता है और हेट्रोक्रोमाटिन में भी कहीं पर भी लग सकता है। तो पहला स्टेप होता है हम PCR से कंफर्म करते हैं, अच्छा ठीक है हमारा जीन आ गया। अब जीन जब लग गया तो जब जीन जीनोम के अंदर चला गया तो नेक्स्ट काम जो हमने देखना ये होता है कि जो जीन हमने ट्रांसफॉर्म किया है, आया कि वो एक्सप्रेस कर रहा है, उससे RNA बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 स्टेप्स होते हैं। तो आया कि वो जीन ट्रांसक्राइब कर रहा है, उससे RNA बन रहा है। जब अगर वो RNA बन रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, उस RNA लेवल पे अगर वो बन रहा है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हम RT-PCR यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फेस। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल RNA को आइसोलेट करते हैं, उससे cDNA बनाते हैं और उससे अपना जीन ऑफ इंसर्ट जो है ना वो कंफर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RT-PCR जो है ना वो हमें शो कर रहा है कि हमारे ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उसके अंदर IPT जीन शो हो रहा है, और ये जो ऊपर कंट्रोल प्लांट्स हैं उनके अंदर हमारा ट्रांस जीन जो है वो शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है QRT-PCR। अब QRT-PCR बेसिकली हमें ये शो करता है आपका जीन एक्सप्रेस कर गया, फिर आपने देखना है कि वो कितने फोल्ड एक्सप्रेशन उसका आ रहा है, उसके लिए हम QRT-PCR यूज़ करते हैं और फिर हमने वो काम भी किया। सो अब हमारी आगे T1 से आगे जो जनरेशन आती है वो T2 जनरेशन आती है। अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम T2 या T3 जनरेशन पे जाके हम ये अपना रियल टाइम PCR और RT-PCR करते हैं, ताकि हम देखें कि पहला स्टेप जो हमारा जीन ऑफ इंसर्ट है वो जिस जगह पे लगा है वो स्टेबल है, और दूसरा ये कि हम उसका एक्सप्रेशन किस लेवल पे आ रहा है। अच्छा, वंस हमारा ये प्रोसेस हो गया, T3 जनरेशन तक हम प्लांट चले गए, फिर हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को फर्दर एनालाइज करने के लिए कि बायोकेमिकल लेवल पे प्लांट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने बायोकेमिकल एनालिसिस जो है ना वो T2 ट्रांसजेनिक्स के किए। हमने यही T2 सीड्स
इनको ग्लास हाउस के अंदर लगाया, आर्टिफिशली हमने उनको क्या किया, स्ट्रेस दी, हीट स्ट्रेस प्रोवाइड की, और फिर हमने डिफरेंट स्टेप्स किए, डिफरेंट पैरामीटर्स, बायोकेमिकल पैरामीटर्स, जिसमें पहला है क्लोरोफिल कंटेंट्स, फिर हमने इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट लाइक कैटालेज, ऑक्सीडेज और सुपर ऑक्सीडेज, डिस्म्यूटेज, ये चीज़ें की। फिर हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है नॉन इंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट लाइक परोलिन कंटेंट्स। फिर हमने जो एक और था केमिकल, दैट इज़ MDA कंटेंट्स। ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज इंडिकेटर है। ये हमें स्ट्रेस के अंदर, प्लांट्स के अंदर हम MDA कंटेंट्स की क्वांटिफिकेशन करते हैं, और इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि प्लांट जो है वो आया अंडर स्ट्रेस है या नॉन स्ट्रेस है। अच्छा, ये हमारे फिर आ गया अब क्लोरोफिल कंटेंट्स के रिजल्ट्स। अब ये हमने 3 तरह के स्ट्रेस दी, आप ये देख सकते हैं। आपकी जो एक प्री स्ट्रेस थी, आपकी स्ट्रेस के सेकंड डे और थर्ड डे। अब ये देखें यहाँ पे जो मैंने ये रेड हाईलाइट किए हुए, ये हमारे 2 ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं जो कि स्ट्रेस के 5वें दिन भी उनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट्स कंसंट्रेशन नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये कि अंडर हीट स्ट्रेस भी इन लोगों के, इन जो प्लांट्स हैं, इनके जो डिफेंस मैकेनिज़्म ने ये किया कि इसने क्लोरोफिल कंटेंट्स की अकोमोलेशन रखी। तो ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो अंदर हीट स्ट्रेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम कैटालाइज की बात करें तो उसमें भी हमें ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं अंडर हीट स्ट्रेस, उनमें कैटालाइज की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो कैटालाइज बेसिकली ये शो करता है कि इनका एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम अंडर हीट स्ट्रेस भी एक्टिव है। सिमिलरली ये परऑक्सीडेज और डिस्म्यूटेज, ये भी एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं। इनकी अकोमोलेशन भी आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स है जैसे IPT11 है, और इधर भी आप देखें डिस्म्यूटेज के लिए भी ये प्लांट वो है जिसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि ये प्लांट्स जो हैं वो अंडर हीट स्ट्रेस वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक, और इनका डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास फिर MDA कंटेंट्स। MDA बेसिकली मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये शो करता है कि आपका प्लांट अंडर स्ट्रेस किस तरह परफॉर्म करता है। अब ये देखें, ये नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट था, ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है कि अंडर नॉन स्ट्रेस कंडीशन। जैसे ही हीट स्ट्रेस दी, ये सेकंड डे और ये 5th डे, नॉन ट्रांसजेनिक्स के अंदर MDA कंसंट्रेशन जो है सिग्निफिकेंटली हाई हो गया एज़ कम्पेयर टू ये जो हमारे ट्रांसजेनिक्स हैं। जबकि हमारे ट्रांसजेनिक्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ी, लेकिन वो नॉन ट्रांसजेनिक की निस्बत बहुत कम थी, मतलब सिग्निफिकेंटली मतलब कंसंट्रेशन कम थी। तो वो ये शो कर रहे हैं कि हमारे जो नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो इसी तरह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो परोलिन कंटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। अच्छा, अब हमारा जो फिर हमने T2 जनरेशन के बाद नेक्स्ट हमने देखा कि सीड का। अच्छा, जो मैंने पहले आपको प्लांट्स दिखाए यहाँ पे देखें, ये हमारे T2 जनरेशन थी। आप देखें बहुत सी कमज़ोर छलियाँ नज़र आएंगी आपको, देखने में आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये सारी टिश्यू कल्चर के थ्रू आई हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये ICU से निकले हुए प्लांट्स हैं। ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन थे, और क्योंकि इनको आर्टिफिशियल मीडिया दिया हुआ था, जैसे ही हम प्लांट्स को ले गए हमने फील्ड और कंट्रोल कंडीशन के अंदर ले गए। अब ये हम T2 जनरेशन है, ये हमने वो बड़े जो हैं वो ग्लास हाउस के अंदर पॉट्स के अंदर लगाए। तो उसमें कंसंट्रेशन आप देखें, इनकी जो छलियाँ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक प्लांट्स अंडर स्ट्रेस कंडीशन। इसमें हमने 2 ट्रेड्स लिए। एक तो ये था कि 1000 जो है वो 100 ग्रेन वेट और 1 ग्रेन यील्ड पर प्लांट। तो अगर हम 100 ग्रेन यील्ड की बात करें तो अप टू 20.2% तक इंक्रीमेंट हुआ, और अगर हम बात करें ग्रेन यील्ड पर प्लांट की तो वो तकरीबन जो है वो 18.25% तक हायर हुआ। सो बेसिकली ये हमारी एक PhD की स्टडी थी फुल फ्लेज, जो तकरीबन 7-8 साल का काम है। उसके एंड पे हमें ये प्लांट्स मिले हैं, और अब ये प्लांट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में हैं, और ये बड़े मतलब स्टेबल प्लांट्स हैं, और इनको हम फर्दर ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं इनको आपको जो है वो स्टेटस नेक्स्ट भी बताऊँगा कि इनके साथ नेक्स्ट स्टेटस इनका क्या है। अच्छा, अब हम ये जो स्पेसिफिक ये स्टडी थी इसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ, अंडर हीट स्ट्रेस ट्रांसजेनिक मेज प्लांट्स exhibit enhanced antioxidant defense that is marked by increased chlorophyll contents, relative water contents, catalase, peroxidase and superoxidase, dismutase, and with elevated proline and reduced MDA contents. और जिस तरह मैंने पहले बताया कि हीट स्ट्रेस जब हमने उनको टेस्लिंग स्टेज पे दी, टेस्लिंग स्टेज वो हमारी जो है वो सबसे
आप कह सकते हैं कि वल्नरेबल स्टेज है मेज़ के अंदर, उस स्टेज पे हमने हीट स्ट्रेस दी तो उसमें हमने देखा कि 100 ग्रेन वेट और जो टोटल ग्रेन वेट है जो हमारे ट्रांसजेनिक्स हैं उसमें तकरीबन 20% तक इंक्रीमेंट आ गया एज़ कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक प्लेट्स. सो ट्रांसजेनिक मेज़ अ पावरफुल टूल फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड दैट इज़ एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं हम GMO मेज़ के अंदर. अगर हम अब चार लेवल पे हमें जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. पहला जो है वो हमारा साइंटिफिक लेवल पे बात करें तो अच्छा, अब जो हम ट्रांसजेनिक्स बनाते हैं उनकी ट्रेड की स्टेबिलिटी जो है ना वो डिपेंड करती है आप अंडर डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन, वो वेरी करती है. दूसरा, आपकी सारी जीनोटाइप्स जो हैं वो ये नहीं कि वो टिश्यू कल्चर के लिए रिस्पॉन्सिव हैं, उसमें आपकी जो जीनोटाइप्स हैं उसमें वेरिएशन भी आ जाती है. अच्छा, हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, उसमें हमने पहले बात की जो साइंटिफिकली चैलेंज हमें क्या आते हैं. एक हमारी ऑलरेडी बात हो गई है कि हम ट्रेड स्टेबिलिटी जो है ना वो वेरी करती है अक्रॉस डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स. इसी तरह जो टिश्यू कल्चर रिस्पॉन्सिव जीनोटाइप्स वो सारी जो है ना वो टिश्यू कल्चर रिस्पॉन्सिव नहीं होती. अगर हम जिस तरह कॉटन की बात करें तो आपने सुना होगा कि कोकर जो है एक कॉटन की जीनोटाइप है जो कि टिश्यू कल्चर रिस्पॉन्सिव है. इसी तरह अगर हम मेज़ के अंदर बात करें तो इसके अंदर कोई हाई टू है एक जीनोटाइप यूनिवर्सली जो यूज़ होती है. एक A188 है, B104 है, B73 है. ये 3-4 जीनोटाइप्स वो हैं जो कोई यूनिवर्सल कुछ यूज़ होती हैं. अदरवाइज़ जब भी आपने कोई काम करना होता है तो आप देखते हो कि मतलब आप एग्जिस्टिंग जीनोटाइप्स को पहले चेक करते हो कि कौन सी जो है ना वो टिश्यू कल्चर रिस्पॉन्सिव है. अच्छा, एक साइंटिफिकली इसमें जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि अनइंटेंडेड जीन फ्लो टू वाइल्ड रिलेटिव्स एंड लैंड रेसेस. अच्छा, उसमें ये है कि जिस तरह हम बात करें अगर BT कॉटन की पाकिस्तान के अंदर, उसमें ये हुआ कि हमने उसको उस टेक्नोलॉजी को एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हमने उसको उस तरह यूज़ नहीं किया. उससे ये हुआ कि हमारी जितनी भी अब करंटली हमें नॉन BT जीनोटाइप्स बहुत कम मिलती हैं क्योंकि वो सारी की सारी उसमें जो है ना वो जीन फ्लो आ चुका है BT कॉटन से. तो उसमें भी प्रॉब्लम एक साइंटिफिकली प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस चीज़ को रोक तो नहीं सकते क्योंकि ये वाइल्ड जो है वो कॉटन जो है वो उसमें जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है. मेज़ जो है वैसे ही क्रॉस पॉलिनेटेड है. तो इस चीज़ को भी हमने जो है वो डिस्कस करना है. फिर आ जाता है हमारे पास पेस्ट रेजिस्टेंस जो है ना इवोल्यूशन. अब ये देखें कि BT के अंदर भी तो रेजिस्टेंस आती है. BT कॉटन जो है वो जब इनिशियली आई तो मतलब उस टाइम रेजिस्टेंस और थी, लेकिन विद टाइम जो है इंसेक्ट के अंदर भी इवोल्यूशन आती है. तो अगर हम BT लेके आते हैं तो उसके अंदर मेज़ के अंदर जो है ना वो ये प्रॉब्लम भी हमें आ सकती है. तो ये कुछ मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं. फिर अगर हम रेगुलेटरी एंड अप्रूवल बॉटलनेक की बात करें, अब इसके अंदर जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं GMO की वो पूरी दुनिया में फ्रेगमेंटेड है, उसमें कोई यूनिवर्सल सेटअप नहीं है. लाइक आप यूरोपीय यूनियन में देखें उनमें सेटअप और है. USA के अंदर आप देखें कि आपको GM मेज़ भी मिलती है. अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भी अब कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. अगर हम पाकिस्तान NBC जो है पाकिस्तान NBC लैक यूनिफाइड GMO स्पेसिफिक मेज़ पॉलिसी, अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अभी तक जो GMO मेज़ के लिए कोई इस पॉलिसी नहीं है. आल्दो पिछले 2 साल से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ और हमारी कुछ लोकल कंपनीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, उन्होंने जो है वो नेशनल लेवल पे सेमिनार्स भी हुए और उसकी जो है एडवोकेसी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई, लेकिन अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं है. फिर ये आ जाता है कि मल्टी ईयर्स बायोसेफ्टी ट्रायल्स हैं. अब इसमें देखें, जब मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि डिफरेंट स्टेप्स हैं आपकी बायोसेफ्टी स्टडीज़ के, तो वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस है. तो ये सारे के सारे रेगुलेटरी जो है प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमें. तो फिर इसके बाद आ जाता है सोसाइटल एंड इकनॉमिक बैरियर. अच्छा, अब उसमें ये है कि अब जब पहली चीज़ है कि पब्लिक डिस्ट्रस्ट फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स. अब नॉर्मल जर्नल सोसाइटी के अंदर ये एक जो है ना वो डर पैदा कर दिया गया हुआ है कि ये GMO क्राफ्ट जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक हैं. मतलब ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन ही है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं. फिर आपको दूसरी चीज़ है कि जब IP कंसंट्रेशन
अब जब मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी जो इतने बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जब वो इस चीज़ को डेवलप करेगी तो फिर उसको वो रॉयल्टी कास्ट भी करती है। वो फिर उन्होंने जब अपनी रॉयल्टी जो है उसकी अमाउंट लेते हैं तो रॉयल्टी से ओवरऑल फिर सीड की कास्ट जो है वो भी इंक्रीमेंट लग जाता है। फिर इसी तरह आ जाता है यूरोपीय यूनियन इंपोर्ट जो है ना रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन को भी बेचता है, तो यूरोपीय यूनियन मार्केट में जो है वो आपकी जीएम जो है ना वो बैन है, तो इस वजह से भी हम इसको जो है ना एक प्रॉब्लम हमारे पास ये भी आता है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें पाकिस्तान से कॉन्टेक्स्ट में, तो 2026 तक मतलब राइट नाउ टिल टुडे आज तक हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री में कोई भी जीएम मेज़ की वैरायटी अप्रूवल नहीं हुई। हमारी जो जीएम है वो जीएम पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सवाए हमारे पास बीटी कॉटन के या पिछले साल 2025 में हमारा एक जीएमओ शुगर केन अप्रूव हुआ, उसके अलावा अभी तक हमारी मेज़ की कोई भी वैरायटी कमर्शली अप्रूव नहीं हुई। उसके अलावा फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है लाइक बीटी कॉटन लाइसेंस नॉट फुली ट्रांसलेटेड टू मेज़ पॉलिसी, और कैपेसिटी गैप्स हैं कि हम उसमें बायोसेफ्टी लैब्स में, और हमारे पास ट्रेन रेगुलेटर्स और आईपीआर में भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अगर हम जीएम की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस वो हैं कि जिनको हम कंपनसेट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब हम कंक्लूजन और टेक अवे की बात करें तो अब क्लाइमेट चेंज इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू मेज़ प्रोडक्टिविटी। It requires urgent and scientifically robust solution beyond conventional breeding timelines. जिस तरह पूरी प्रेजेंटेशन में ये बात हुई कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब कोई वो बात नहीं है कि जो हम बात करें कि अगले ये 5-7 साल में, अब ही इसका प्रॉब्लम हमारे सामने है। और जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब जिस रैपिडली या जिस तेज़ी के साथ क्लाइमेट चेंज जो है वो इवॉल्व हो रहा है उससे नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें अगर हमने अपनी सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है अपनी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, तो हमें जीएम और न्यू एडवांस टेक्निक्स का जो है ना वो उनकी सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है ट्रांसजेनिक अप्रोचेस, उसमें डेट इंक्लूड्स एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिस्पर जीन एडिटिंग एंड सिस जीन स्ट्रेटजीज ऑफर प्रिसीजन एंड स्पीड नीडेड टू इंजीनियर क्लाइमेट रेजिलियंस। अब इसमें एग्रोबैक्टीरियम की बात हो गई, हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम क्रिस्पर कैस की बात करते हैं। अब हमारे पास जिस तरह आप कहते हैं कि सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ बहुत आसान हैं, अब सीक्वेंसिंग हमें बहुत सस्ती है और हम तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्राफ्ट जिनके सीक्वेंस अवेलेबल हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, आप क्रिस्पर आप हमें एक जो है ना वो प्रिसाइज सोल्यूशन देता है कि आप क्रिस्पर के थ्रू आप जो है ना वो जीन अल्टर कर लें। उसमें भी अब क्रिस्पर के अभी आगे जो है ना वो 3 टाइप है, SDN1, SDN2 और SDN3। उसमें भी जो SDN1 और SDN2 है वो जो है तकरीबन नॉन GMO की कैटेगरी में चला जाता है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस भी हैं, आप उनकी तरफ भी चल सकते हैं। फिर हमारे पास मल्टीपल जीन टारगेटिंग लाइक IBT जीन जो हमने स्टडी में यूज़ किया, इसके अलावा हमारे पास REB है, फिर NF-YB2 है, ये जीन्स हैं जो हम ड्राउट के लिए टारगेट कर सकते हैं। मतलब दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, बट वी हैव यू नो मोर देन 100 ऑफ जीन्स दैट आर ऑलरेडी यू नो published in literature, and they are doing good work for drought tolerance. Similarly for heat we may have IPT, we have spermine, we have HSP and Erecta genes. Similarly for flooding resistance, sub-1A, ADH1 and pest like Cry1A gene. अब Cry सीरीज़ में भी हमारे पास एक लंबी चौड़ी सीरीज़ है, लाइक इनिशियली हमारे पास Cry1A था, Cry1AB, Cry2AB, Cry1LA12, Cry32, Cry51। मतलब इसमें भी अब हमारे पास एक पूरी रेंज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम RNAi को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इवॉल्व टू बी साइंस बेस्ड, वो उनकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उनकी जो साइंटिफिक एविडेंस की और जो लिटरेचर है उसकी बेस पे होना चाहिए, ना कि हम किसी एक बंदे और उसकी जो है ना वो विश के मुताबिक हम इसको कर लें। फिर उसको हम हार्मोनाइज्ड ग्लोबली एंड एक्सेसिबल टू पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। फिर आ जाता है नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट, ethical governance and equitable access to technology are as critical as science itself for sustainable development. The future lies in
स्ट्रेस स्टैक ट्रांसजेनिक इवेंट। अब ये वर्ड मैंने यूज़ किया, मल्टी स्टैक्ड ट्रांसजेनिक इवेंट। अब स्टैकिंग क्या होता है? बेसिकली उसमें ये होता है कि आप मल्टीपल जीन्स को एक ही क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट के अंदर जो है ना आप ट्रांसफॉर्म करते हो, और उसको हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, आपने IPT और MYB55 जीन को यूज़ किया, उसके अंदर साथ हमारे पास एक जीन हर्बिसाइड के लिए भी ऑलरेडी उसके अंदर यूज़ होता है, जिसको हम बास्ता जीन भी कहते हैं। तो आप मल्टीपल जीन को एक कंस्ट्रक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करके आप उनको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है डिजिटल एग्रीकल्चर, क्रिस्पर, प्रिसीजन एंड पैन जीनोम डाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। अब करंटली हम पैन जीनोम की तरफ जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, हम सीक्वेंस करते हैं मल्टीपल जो हैं हमारे पास जीनोटाइप्स हैं। एक लाइक अगर हम बात करते हैं मेज़ की, तो मेज़ के वाइल्ड रिलेटिव्स और जितनी डाइवर्सिटी अवेलेबल है हम सबको क्या करते हैं, उसके जीनोम को सीक्वेंस करते हैं एट अ टाइम, और उस हिसाब से हम क्या करते हैं पैन जीनोम डाइवर्सिटी उसकी भी हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। फिर अब आ जाता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। अब फ्यूचर में हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसमें जो पहली चीज़ है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बायोटेक, उसमें हम क्रिस्पर Cas9 एडिटेड मेज़। अब क्योंकि वर्ल्ड में जो है वो कई जगहों पे ये है कि क्रिस्पर Cas के थ्रू जो एडिटेड है ना उनको हम GMO की कैटेगरी से, मतलब नॉन GMO की कैटेगरी में ले जाते हैं, और वो हम उसको एज अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग ही यूज़ करते हैं, तो हम उस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद GMO रेगुलेशन एज नॉन ट्रांसजेनिक और एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो नॉन क्रिस्पर Cas के थ्रू हम स्पेसिफिकली वो ट्रेड्स को इम्प्रूव करके हम उनको नॉन GMO की कैटेगरी में भी लेके जा सकते हैं। फिर आ जाता है सेकंड प्रोसेस, हमारे पास हार्मोनाइज्ड रेगुलेशन है। इसमें हमारे पास कोडेक्स एलिमेंट्रस एंड कार्टाजिना प्रोटोकॉल reforms are pushing towards mutual recognition agreement, reducing duplicative biosafety assessment across countries। मतलब ये कि अगर जिस तरह अब हमारी जो रिसेंटली बायोसेफ्टी पॉलिसी आ रही है उसमें ये भी एक चीज़ मेंशन है कि अगर कोई जीन है जो जिसकी बायोसेफ्टी स्टडीज़ ऑलरेडी दुनिया में हो चुकी हैं, तो उसको अगर हम पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसकी बायोसेफ्टी स्टडीज़ हम दोबारा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पे पाकिस्तान में आप उसके जो 5-7 साल का काम है वो दोबारा से काम करो। तो मतलब आपको इस तरह जो है ना आपको डुप्लीकेशन जो है ना इन बायोसेफ्टी स्टडीज़ या उनको भी आपने ईज डाउन करना है ताकि ये प्रोसेस जो है ना उसको हम स्पीड अप कर सकें। फिर आ जाता है क्लाइमेट रेजिलियंस। GM maize engineered for heat, drought and flooding tolerance is positioned as critical food security tool अंडर प्रोजेक्टेड 2050 क्लाइमेटिक सिनेरियो इन साउथ एशिया। अब आप देखें साउथ एशिया जो है वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, और अगर हमने अपनी 2050 के अकॉर्डिंग अपनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को कुछ खिलाना है तो हमें GM मेज़ और GM दूसरी क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारे पास ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम जो है ना वो अपनी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम आएगा। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें डेडिकेटेड GMO पॉलिसी अंडर NBC इंस्पायर्ड बाय BT कॉटन सक्सेस कुड अनेबल फेस्ड कमर्शियल अप्रूवल बाय 2030, और उससे क्या होगा डेट बूस्टिंग यील्ड बाय एस्टिमेटेड 25 से 35% तक हम कर सकते हैं अगर हम इसको अप्रूवल की तरफ ले आएँ। और हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ऑलरेडी जो GM मेज़ के प्रोडक्ट्स रेडी हैं, वंस हमारी पॉलिसी उस चीज़ को अलाउ करती है तो हम जो उससे ये है कि एक जो रैपिड बूस्ट आएगा हमारी जो GM कॉर्न प्रोडक्शन के अंदर भी। फिर आ जाएगा ट्रस्ट बिल्डिंग भी हमें करनी चाहिए, हमें को पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट्स, उसमें ट्रांसपेरेंट रिस्क कम्युनिकेशंस एंड साइंस एजुकेशन प्रोग्राम्स आर क्रिटिकल टू इनक्लोजिंग द गैप बिटवीन एविडेंस एंड पब्लिक परसेप्शन। तो हमारा बीइंग साइंटिस्ट ये काम होना चाहिए कि हम पब्लिक परसेप्शन की तरफ भी काम करें, जो एक्चुअल एजुकेशन है वो हम जो है ना वो साइंटिफिक कम्युनिटी को दें। इसी तरह अगर हम लास्ट पॉइंट वो है कि हमारी ग्लोबल ट्रेड अलाइनमेंट पॉलिसीज़, उसमें हमारा जो है लो लेवल प्रेजेंस पॉलिसीज़ एंड एक्रोनियम अप्रूवल्स बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स नीड रेजोल्यूशन एंड की फॉर पाकिस्तान वीट एंड मेज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स। सो ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है।
और अगर मैं जो है एक्नॉलेजमेंट की बात करूं तो डॉक्टर आफ्ताब बशीर, डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक और डॉक्टर समीना महनाज, ये मेरी सुपरवाइजरी कमेटी है जिनके अंडर मैंने ये सारा साइंटिफिक काम किया। फिर ये इंजीनियर जवेद सलीम कुरैशी साहब, ये फोर ब्रदर्स के सीईओ हैं। इन्होंने जो है वो मेरी पीएचडी और ये सारी रिसर्च को फंडिंग इनके थ्रू हुई। और डॉक्टर कमर शकील जो चीफ साइंटिस्ट एग्री बायोटेक्नोलॉजी, जिनकी कोशिशों से हमने ये काम जो है इनकी जो है बायोसेफ्टी अप्रूवल और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो अब हम जो है ना वो क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ज़ुहाब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और जो है बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आज का। उन्होंने जो है अपनी एक्सपर्टीज़ और जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। ट्रांसजेनिक मेज़ के हवाले से सैर हासिल जो है गुफ्तगू हुई है। अब मैं जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ चलूँगा कि जो आप लोगों की ऑडियंस में से क्वेश्चंस हैं वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम जो है आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दें। जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसके बाद उनके लिए रिक्वेस्ट होगी कि वो जो क्वेश्चन आपके रह जाएँ वो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो जो आपके क्वेश्चन होंगे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा डॉक्टर ज़ुहाब साहब को और उनका वॉइस मैसेज की सूरत में जो आंसर होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जो मेज़ है क्या इसका इफ़ेक्ट जर्मिनेशन पे होता है या नहीं होता। जैसा कि कॉटन के अंदर ये सुनने में आता है कि जब ट्रांसजेनिक कॉटन मार्केट के अंदर आई तो जो कॉटन की जर्मिनेशन थी वो इफ़ेक्ट हुई और जर्मिनेशन जो है वो कम हो गई। तो क्या ये सेम इशू जो है ट्रांसजेनिक मेज़ के अंदर भी देखने को मिलता है या नहीं मिलता। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि जो ट्रांसजेनिक जो ट्रेट है या ट्रांसजेनिक मेज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे जर्मिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसी कोई बात मतलब ऐसा लिटरेचर में है नहीं कि जो ट्रांसजेनिक्स की वजह से उसकी जर्मिनेशन पे इफेक्ट हो। जो दूसरी बात आपने की कि कॉटन की वजह से, अब कॉटन में भी ये एक मिथ है कि आपकी ट्रांसजेनिक्स कॉटन के अंदर जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है। कॉटन में ओवरऑल जर्मिनेशन का इफेक्ट है और उसमें आपकी बहुत से फैक्टर्स हैं। लाइक आपने पिकिंग टाइम का कोई मसला आ गया, आपके उसके ऊपर कोई जो है वो चूइंग इंसेक्ट का अटैक था तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, या और बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ट्रांसजेनिक्स की वजह से उसकी जर्मिनेशन पे वो इफ़ेक्ट नहीं आता। आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये देखें कि हमारे जो मतलब जिस तरह मेज़ है इसके अंदर आपके कोई 25 से 30 हज़ार जीन्स हैं। तो अगर आपने एक जीन जो है वो आपने इंसर्ट कर लिया तो उससे उसने क्या करना है, अपने एक ट्रेड को इफ़ेक्ट करना है। ऑल दो टिश्यू कल्चर के थ्रू जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सोमाक्रोनल वेरिएशंस आती हैं सम टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम्स। लेकिन अब उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि ट्रांसजेनिक ट्रेट जो है वो जर्मिनेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि जो ट्रांसजेनिक है ना उसकी वजह से आपके जर्मिनेशन पे इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये कॉटन के अंदर भी एक मिथ बनी हुई है। सम टाइम हमारा जो फार्मर है वो लिंट वाला सीड जो है वो उसको उसके साथ वो जर्मिनेशन करता है या उसके साथ वो सोइंग करता है। उसकी वजह से क्या है कि आपका जो कॉटन की जर्मिनेशन है वो इफ़ेक्ट होती है और उसको जो है इसके साथ लिंक कर दिया जाता है कि ये जो ट्रांसजेनिक कॉटन थी इस वजह से जो है हमारी जो जर्मिनेशन है वो इफ़ेक्ट हुई है। अच्छा जी, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रांसजेनिक मेज़ की कोई वैरायटी मौजूद है या नहीं मौजूद। अच्छा, इसमें यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेनिक बेस पे हमारे पास काफ़ी लैब्स काम कर रही हैं। जिस तरह FC कॉलेज इस पे काम कर रहा है, फोर ब्रदर्स ग्रुप इस पे काम कर रहा है, CEM भी इस पे काम कर रहा है, हमारे पास निपजी वाले इस पे काम कर रहे हैं, निगाब वाले इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास जो हमारी जो GMO पॉलिसी है वो इसको अलाउ नहीं करती। हमारे पास प्रोडक्ट रेडी पड़ी हैं मार्केट, मतलब प्रोडक्ट आर रेडी फॉर मार्केट, बट ड्यू टू GM अप्रूवल पॉलिसी हम इसको जो है वो अप्रूवल प्रोसेस के लिए नहीं लेके आ सकते। तो इस वक्त हम अगर ये कहें कि ट्रांसजेनिक की वैरायटीज़, तो वैरायटी ऐसा कोई भी नहीं है। आल्दो रिसर्च पर्पस के लिए ये चीज़ें मौजूद हैं, रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च का आउटपुट भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये कि वैरायटी अप्रूवल के प्रोसेस के लिए मौजूद नहीं है क्योंकि हमारे पास GMO अप्रूवल मेज़ के लिए कोई रेगुलेशंस ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आप GMO मेज़ को ग्रो ही नहीं करवा सकती है, उसकी अप्रूवल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर सवाए कॉटन के और अभी जो पिछले साल एक रिसेंटली शुगर केन की वैरायटी अप्रूव हुई है, इसके अलावा कोई भी GMO की क्रॉप जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही अहम है कि पाकिस्तान में जो मकई है उसकी कम पैदावार की सबसे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि देखा जाता है कि
बहुत कम ही ऐसे फार्मर्स हमें मिलते हैं मार्केट के अंदर और प्रैक्टिकली के जो अपनी पैदावार को 100 मन से ऊपर लेके जाएं। तो अमूमी तौर पे सब फार्मर की जो पैदावार होती है वो 100 से कम ही होती है, या प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो 100 मन से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। तो आपके ख्याल से क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो बहुत कम आ रही है दूसरे ममालिक के मुकाबले में? अच्छा, इसमें यह है कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की एवरेज की बात करें तो पाकिस्तान की एवरेज जो है वो काफ़ी मुल्कों से बेहतर है। उसमें एक तो जो रोल है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जेनेटिक्स का भी बड़ा रोल है। उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा सीड जो है ना, उनकी जेनेटिक्स बड़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से भी ओवरऑल हमारी जो है ना वो यील्ड अच्छी है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि हमारे ओवरऑल जो फार्मर्स हैं उनकी जो है ना वो जो है वो यील्ड कम है। उसमें अब दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि आपकी जो है वो सीड की क्वालिटी आप ये कह सकते हैं, अगर आप सीड सोर्स अच्छा यूज़ करते हैं तो फिर आप जो है वो प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरा ये जो आपका क्लाइमेट चेंज है इट्सेल्फ बहुत बड़ा जो है ना इसमें रोल है। मतलब आपकी लेटर स्टेज पे, मतलब जिस स्टेज पे हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जिस स्टेज पे उसको छली लगनी है, अगर उस स्टेज पे हीट स्ट्रेस ज़्यादा आ गई है, टेम्परेचर जो है वो 40 क्रॉस कर गया, तो वो हमारे हाइब्रिड्स इस तरह के नहीं है कि जो 40 से ऊपर जो है ना वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। तो उसमें ये होता है कि पोलन वायबिलिटी का इफेक्ट आता है, जिससे यह ओवरऑल सीड प्रोडक्शन बड़ी कम हो जाती है और एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल भी बढ़ जाता है। तो मेजर रीज़न ये है कि हमारे हाइब्रिड्स इस काबिल नहीं है कि जो 40 से ऊपर टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकई जो है हमारे पंजाब के अंदर 2 सीज़न के अंदर लगाई जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों सीज़न जो है वो सेम पैदावार देते हैं, या जो इसमें से एक सीज़न है वो ज़्यादा पैदावार देता है? जैसा कि सोयाबीन के हवाले से, सोयाबीन का जो एक सीज़न है उसमें सोयाबीन की पैदावार ज़्यादा होती है, दूसरा जो सीज़न है उसमें पैदावार उसकी कम होती है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें ना हमारे पास 2 सीज़न है, एक है हमारे पास स्प्रिंग है और एक ख़रीफ है। और जो हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमारी जो है ओवरऑल प्रोडक्शन जो है ना वो ख़रीफ की निस्बत ज़्यादा आती है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका काफ़ी हद तक जो है आंसर सर ने पहले दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे दोबारा कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में जीएमओ क्रॉप्स का स्टेटस क्या है, और आपके ख्याल से क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जीएमओ क्रॉप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी है, हालांकि बहुत सारे दूसरे ममालिक ऐसे हैं जिनमें जो है वो जीएमओ क्रॉप्स जो हैं वो बैन नहीं हैं? अच्छा, इसमें एक तो ये है कि हमारी जो जीएमओ पॉलिसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस सेंस में हैं कि आप ये देखें कि अगर हमने जीएम क्रॉप्स, मतलब आपकी जो वीट है, मेज़ है, बाकी जो आपकी क्रॉप्स हैं, अगर आपने इनके अंदर कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको फंडिंग मिल जाती है। आपने कोई रिसर्च करनी है, मतलब आप कहते हैं जी मैंने ट्रांसजेनिक बनाना है मेज़ के लिए, ट्रांसजेनिक बनाना है वीट के लिए, ट्रांसजेनिक किसी राइस के लिए बनाना है, तो आपको फंडिंग सोर्सेज दे देते हैं। फंडिंग के बाद आप क्या होता है, प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन आप जब प्रोडक्ट ले आते हैं, जब उसको मार्केट करने का टाइम आता है तो उसमें आपको पता चलता है जी आप उसको जो है ना वो मार्केट के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो बेसिकली ये हमारी जो पॉलिसी के अंदर फ्लॉज हैं। अगर हमने जो है वो जीएमओ की तरफ नहीं जाना तो फिर हम फंडिंग भी ना करें, हम उस पर काम भी ना करवाएं। एक तरफ हम बेसिक रिसर्च करवा रहे हैं, मतलब आप सिंपल वर्ड में ये देखें कि आप पैसे दे रहे हैं कि आप जीएमओ बनाओ, लेकिन जब जीएमओ बन जाती है तो आपकी पॉलिसी ही ये कहती है कि आप उसको जो है वो मार्केट के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो इस वक्त कॉटन और शुगर केन की एक वैरायटी ये वो है जो कि पाकिस्तान में अलाउ है। इसके अलावा आप सोयाबीन और कैनोला कुछ हैं, वो कुछ इवेंट्स हैं जो तकरीबन 35 इवेंट्स हैं वो पिछले साल अलाउ किए थे कि जो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो जीएमओ इवेंट्स हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जिसको हम कहें कि वो जीएमओ है और वो हम इसको जीएमओ करके यूज़ कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम कॉर्न की, मेज़ की या उसके अलावा किसी और क्रॉप की जो है वो टिश्यू कल्चरिंग करते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है कि हर जो उसकी वैरायटी है या जीनोटाइप है उसके ऊपर टिश्यू कल्चर में काम नहीं किया जा सकता? तो मकई के अंदर भी ऐसा क्यों है कि उसकी हर किस्म टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है उसकी वैरायटीज़ या उसकी लाइंस हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आपने कॉटन के अंदर कुकर की मिसाल दी थी? अच्छा, उसमें यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें ये होता है कि आप की वैरायटीज़ जो है ना वो उनका रिस्पांस देखते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। टिश्यू कल्चर के अंदर आपने आर्टिफिशियल मीडिया देना होता है, उसके अंदर आप देखते हो कि आया उसका क्या रिस्पांस आ रहा है। सारी क्रॉप्स के अंदर जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, हर वैरायटी का जो है ना अपने हिसाब से रिस्पांस डिफरेंट आता है।
और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सारी क्रॉप्स जो है, सारी वैरायटीज़ जो रिस्पॉन्स करती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोकर बड़ी फेमस वैरायटी है दुनिया में, अगर कोई टिश्यू कल्चर के थ्रू कॉटन पे काम कर रहा था वो कोकर यूज़ करता है। इसी तरह अगर हम मेज़ की बात करें, उसमें मैंने आपको पहले बताया हाई 2 वैरायटी है, एक A188 है, एक B104 है, B73। ये कुछ मतलब आप इनको यूनिवर्सल लाइन्स इस सेंस में कह सकते हैं कि इनकी टिश्यू कल्चर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो हम इसको जो है ना वो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वैरायटी टू वैरायटी और उसकी जेनेटिक्स। कुछ की जेनेटिक्स अलाउ करती है कि वो जो है ना टिश्यू कल्चर के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कुछ का नहीं देते, तो इसलिए ये जो है ना वो टिश्यू कल्चर जो है वो क्या कह सकते हैं आप, सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि हर वैरायटी जो है वो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट आता है टिश्यू कल्चर के अंदर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट मेज़ है, क्या इसको बनाने के लिए लाजमी हमें ट्रांसजेनिक मेज़ की तरफ ही आना पड़ेगा, या हम इसको जो है कन्वेंशनल यानी रवायती तरीके से भी जो है हम क्लाइमेट रेजिलिएंट मेज़ जो है वो डेवलप कर सकते हैं? बहुत सारी कंपनीज़ या मार्केट के अंदर लोग इस चीज़ को वो कहते हैं कि हमारा जो मेज़ का हाइब्रिड है या हमारी जो OPV है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, तो इसमें से कौन सा तरीका जो है आप समझते हैं बेहतर है? क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो रवायती तरीक़ाकार है उसके थ्रू जो हाइब्रिड मार्केट के अंदर आया है या जो OPV मार्केट के अंदर आई है वो ज़्यादा पायदार है और वो ज़्यादा देर जो है वो मार्केट के अंदर चलेगी, इसकी बजाय जो ट्रांसजेनिक मेज़ है वो कुछ देर के बाद ही मार्केट से जो है वो आउट हो जाएगी। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है जितने क्वेश्चन हुए और उसमें सबसे मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अच्छा, क्लाइमेट रेजिलिएंट मेज़ सिंपल वर्ड्स में वो मेज़ है जो कि अंडर क्लाइमेट चेंज अच्छा परफॉर्म करेगी सस्टेनेबल बेसिस पे। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसजेनिक ही हो, आप उसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू भी मतलब लेके आ सकते हैं। और अभी तक पाकिस्तान में मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह GMO बेस तो पाकिस्तान में अभी तक लग नहीं रही, तो पाकिस्तान की ओवरऑल अगर हम मेज़ की प्रोडक्शन देखें तो वो फिर भी तकरीबन हम जो है वो 10 मिलियन टन से भी ऊपर चले जाते हैं, तो वो सारी जो है हमारी कन्वेंशनल लग रही हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग इटसेल्फ एक बड़ा अच्छा सोर्स है और वो काम कर रहा है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें आपका क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें आप मतलब आपको मैं सिंपल एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर आप कहते हैं जी हमने एक मेज़ बनानी है, उसके अंदर हमें हीट या ड्राउट का एक ट्रेट चाहिए, लेकिन वो ट्रेट अवेलेबल है आपकी किसी वाइल्ड स्पीशीज़ में, वाइल्ड स्पीशीज़ जिसके अंदर आपकी जो है वो मेज़ ही है, उसकी यील्ड अच्छी नहीं है लेकिन उसके अंदर हीट का ट्रेट है, आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू उसको वो क्रॉस करते हो। अब उसमें ये आपको सिंपल पॉलिसी पता है कि आप क्या करते हैं, 50% ट्रेट जो है ना वो दूसरी जो है ना वो नॉन हाई प्रोड्यूसिंग लाइन जिसकी मतलब प्रोडक्शन अच्छी नहीं है लेकिन ट्रेट आपका 50% आता है, आप बैक क्रॉस करवा के उसको ट्रेट को आपके अंदर लेके जाते हो। उससे आपका ये होता है कि आपकी ना यील्ड कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरा ये कि ये थोड़ा ना लेंथी प्रोसेस है आपका जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम नॉन ट्रांसजेनिक्स की तरफ जाते हैं। अगर हम ट्रांसजेनिक्स के अलावा भी हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस बनानी है, तो उसमें हम अब तो हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि हम क्रिस्पर के थ्रू एडिटिंग कर लें। अब क्रिस्पर की भी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स SDN1 है, SDN2 है, SDN3 है। उसमें जो SDN1 और SDN2 है वो दे आर इक्वल टू नॉन GMO, मतलब उसकी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि वो फॉल करती हैं ना GMO के अंदर दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान की भी जो नई पॉलिसी आ रही है उसके अंदर भी डेफिनेटली वो जो है 2025 की पॉलिसी आ गई है सीड की और बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी, SDN1 और SDN2 को नॉन GMO ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम क्रिस्पर कैस को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम क्या कर देंगे, प्रिसाइजली वो जीन को एडिट करके हम ट्रेट उसके अंदर लेके जा सकते हैं। और वो SDN1 और SDN2 क्लास में अगर फॉल कर रहा है, अगर हमने को मतलब बाहर वाला सोर्स उसके अंदर नहीं यूज़ किया हुआ, तो हम उसको नॉन GMO की कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं और हम उसको मार्केट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। और दूसरा आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक बड़ा अच्छा सोर्स है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें GMO की तरफ जाना पड़ता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और जो है आज का सेशन जो है बड़ा फ्रूटफुल रहा। और लास्ट में जो है मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि गैप्साई में अगर आप एज अ स्पीकर कोई सेशन हमारे साथ करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसमें हमारी क्रॉप सीरीज़ भी है, डेटा एनालिसिस की सीरीज़ भी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और एस्पेक्ट में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर ही रहते हुए अगर आप कोई भी सेशन कंडक्ट करवाना चाहें तो डायरेक्टली मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।